नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का एमसीक्यू कर रहे थे और हम लोगों ने लगभग 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुका है और आज मैं इस चैप्टर का 3rd वीडियो और इस सेशन में जो है, इस वीडियो में जो है सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस रहेंगे जो 20 से 25 के बीच में क्या हुआ है, पूछा गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस वैसे हैं आज के सेशन का जो 2020 से 25 तक इस पीरियड में जो सारे क्वेश्चंस पूछे हुए सारे सेटों में उसका आज ये कलेक्शन है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, और क्वेश्चंस को डील करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड इन द ईयर 1921। बोला जाए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो 1921 के काउंसिल इलेक्शंस में जो है क्या किया था, बायकॉट नहीं किया था, मतलब बहिष्कार नहीं किया था। 1921 का इलेक्शंस में उसने बहिष्कार नहीं किया, मतलब पार्टिसिपेट किया होगा, है ना। अगर बायकॉट नहीं किया तो पार्टिसिपेट किया होगा उस इलेक्शन में। तो ऐसी कौन सी पार्टी है? क्या वो स्वराज पार्टी है, क्या वो जस्टिस पार्टी है, क्या वो मुस्लिम लीग है, या क्या वो कांग्रेस पार्टी है? तो चलिए हम लोग चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते हैं। स्वराज पार्टी, आप लोग जानते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था, है ना। किसने किया था? ये सी आर दास और किसने? सी आर दास और साथ में मोतीलाल नेहरू ने किया था। जस्टिस पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? 20 नवंबर 1916 को हुआ था। 20 नवंबर 1960 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका विक्टोरिया, ये हुआ था आपका विक्टोरिया पब्लिक हॉल में। विक्टोरिया आपका पब्लिक हॉल में हुआ था। ये कहाँ है? मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में है। किसके द्वारा किया गया था? अगर फाउंडर पूछा जाए, इसके फाउंडर पूछा जाए कि फाउंडर इसके कौन थे, है ना, तो इसके फाउंडर थे नतेशा मुलादियार। कौन थे? नतेशा मुलादियार थे, है ना। मतलब जस्टिस पार्टी का गठन कब हुआ? 20 नवंबर 1916 को हुआ। कहाँ हुआ था? विक्टोरिया पब्लिक हॉल में हुआ था। ये विक्टोरिया पब्लिक हॉल कहाँ है? ये है आपका मद्रास में। और अगर पूछा जाए कि जस्टिस पार्टी का फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर थे नतेशा मुलादियार। कौन थे? नतेशा मुलादियार थे। अब चलिए मुस्लिम लीग के बारे में जानते हैं। मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ। किसने किया था इसका गठन जो है? सलीमुल्लाह। कौन? सलीमुल्लाह और साथ में आगा खां। किसने? आगा खान ने किया था। आगा खान थर्ड ने किया था, है ना। और कांग्रेस पार्टी का गठन जो है 1885 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी का गठन जो है 1885 में हुआ था। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। और ये तेजपाल संस्कृत कॉलेज है कहाँ? ये कॉलेज है आपका बॉम्बे में। कहाँ है? बॉम्बे में है, जिसे आज के डेट में मुंबई बोला जाता है। बॉम्बे में है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फाउंडर कौन है, कांग्रेस पार्टी के फाउंडर कौन है, तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। ए ओ ह्यूम, साथ में
अगर इसका कांग्रेस पार्टी का जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया जाए, कांग्रेस पार्टी के बारे में, और पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन? कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इतना जो है ध्यान रखना है आपको। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। जस्टिस पार्टी का गठन जो है 20 नवंबर 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? विक्टोरिया पब्लिक हॉल, ये मद्रास में पाया जाता है। इसके फाउंडर कौन थे? नतेशा मुलादियार थे, है ना। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में हुआ। कहाँ किया गया? ढाका में किया गया। इसके मुस्लिम लीग के जो है फाउंडर कौन थे? तो सलीमुल्लाह, और साथ में कौन थे? आगा खान थे। अब आ जाइए कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1885 में हुआ, 1885 में हुआ। कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये कहाँ है? बॉम्बे में है, वहाँ हुआ था। अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में और पूछा जाए कि इसके पर फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम थे। अगर और पूछा जाए इसके बारे में कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसको फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 1921 का काउंसिल इलेक्शंस में कौन सा पार्टी जो है बायकॉट नहीं किया था? वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पार्टी। वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ने जो है 1921 का जो इलेक्शंस हुआ था, काउंसिल इलेक्शंस जो हुआ था, उसका जो है उसमें वो बहिष्कार, बायकॉट नहीं किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है which industrialist attacked colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement? बोला जाए कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया था? सपोर्ट किया था। ऐसा कौन सा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया? सपोर्ट किया था, सपोर्ट किया था। इन चारों ऑप्शंस में आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ था एक नाम, क्या? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। अगर यही क्वेश्चंस को थोड़ा सा इन ऑप्शंस में चेंजेस लाया जाए और अगर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास नहीं दिया जाए, अगर इसके जगह पे क्या दे दे? इसके जगह पे दे दे जीडी बिरला। क्या? जीडी बिरला, जीडी बिरला। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने, ये दो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूरी तरीके से क्या किया था? सपोर्ट किया था। तो अगर ऑप्शन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ना दे और अगर दे दे क्या? जीडी बिरला दे दे, तो ध्यान रखिएगा, जीडी बिरला मारिएगा। और अगर ऑप्शंस में ऐसा कभी कंडीशंस कर देगा कि ऑप्शन नंबर ए में पुरुषोत्तम दास दे दे, ऑप्शन नंबर बी में जीडी बिरला दे दे और नीचे ऑप्शन आपका दे दे बोथ ए एंड बी, तो आप लगाओगे किस पे? बोथ ए एंड बी पे। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट? देखिए, बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में कौन सी घटना जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट, जो चार स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, इन चारों स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? पहला है इट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ, है ना, अमृतसर में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे डेट दे दिया क्या कि ये 10 अप्रैल को हुआ है। तो क्या ये 10 अप्रैल को हुआ है क्या? है ना, क्या ये 10 अप्रैल को हुआ है?
नहीं, कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल को हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। और आपका क्वेश्चन सी भी यही बोल रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में सही नहीं है। चलिए और भी ऑप्शंस का हम लोग देख लेते हैं। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड एंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स। देखिए बोला जाए कि जो सत्याग्रहीज थे उनकी नाक रगड़वाई गई थी। बिल्कुल सही बात है ना। नाक जो है रगड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और साथ में रेंगने के लिए जो है ना, सांप जैसा रेंगता है उसी तरीके से हम भारतीयों को जो है क्रॉल करने के लिए, रेंगने के लिए मजबूर किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, इट एम वाज टू क्रिएट मोरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज। आपको पिछले सेशन में भी करवाया गया है क्या? पिछले सेशन में भी करवाया गया है कि ये जो हत्याकांड हुआ उसके बाद ये स्टेटमेंट दी गई थी क्या, कि हमारा कोई मकसद यह नहीं था कि लोगों को जान से मार दे, बल्कि बस मकसद यह था कि लोगों के माइंड में एक डर पैदा कर दे, है ना। तो टू क्रिएट ए मोरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रही, बिल्कुल ये सही है। फोर्थ है आपका, इट्स एम वाज टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर, डर का माहौल बनाना था। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो चलिए अब इसका आंसर, सही आंसर क्या हो गया? इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली इन 1928। देखिए बोला जा रहा है कि हु अमंग द फ्लोइंग लेड द पीजेंट, बोला जाएगा किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, कहाँ? बारदोली में जो आंदोलन हो रहा था। ये बारदोली का आंदोलन कब हुआ? 1928 में हुआ। बोला कि 1928 में जो बारदोली में जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसके लीडर कौन थे, है ना। हु लेड, लेड मतलब इसके लीडर कौन थे? क्या वो बाबा रामचंद्र थे, है ना। क्या वो बाबा रामचंद्र थे? क्या वो बाबा रामचंद्र थे? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस थे, या ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल थे। जल्दी से बताइएगा आप लोग, है ना। देखिएगा बारदोली में जो 1928 में जो आंदोलन चल रहा था वो किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन का लीडर कौन था? इसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। इसके लीडर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। और आपने नाम सुना है क्या? बाबा रामचंद्र। तो बताओ बाबा रामचंद्र कहाँ के लीडर थे, है ना? अवध के किसानों के ना, पिछले सेशन में भी करवाया गया है ना, अवध के किसानों के वो लीडर थे, है ना। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने औध किसान सेवा, औध किसान सभा का, औध किसान सभा बनाया था, है ना। कौन? बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये दोनों मिलकर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। पूछा जा रहा है कि 1928 में जो बारदोली में जो किसानों का जो आंदोलन हो रहा था उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। देखिए स्वराज पार्टी पहले क्वेश्चंस में भी करवाया गया है और पिछले वीडियोस में भी है। ये सारा क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ 20 से 25 के बीच में, है ना। बोला जाए कि स्वराज पार्टी का जो है वो फाउंडर कौन थे? तो आप लोग को पता है कि स्वराज पार्टी कब बना था? 1923 में बना। किसने बनाया? CR दास ने बनाया था। और किसने? मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, है ना। तो कहीं पे है यह ऑप्शन? है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम ऑप्शंस फॉर द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए बोला क्या जा रहा है कि रीजन बताइए, कौन सा रीजन जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसका रीजन बताइए। उस क्वेश्चन क्या है कि नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कि जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे उन वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग क्यों नहीं लिया था, इसका रीजन बताना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग क्यों नहीं लिया था, इसका रीजन बताना है कि बताइए कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग क्यों नहीं लिए। ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू द कांग्रेस। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो इंडस्ट्री के मालिक थे, वो कांग्रेस के नजदीक थे। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश ऑफर्ड देम गुड सैलरीज। क्या उन्होंने इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है उस आंदोलन में भाग नहीं लिया, उस मूवमेंट को जो है उस आंदोलन को में भाग नहीं लिया या सपोर्ट नहीं किया? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने क्या ऑफर किया था कि आपको अच्छी सैलरी देंगे। ऑप्शन नंबर सी, दे वर रिलक्टेंट टुवर्ड्स द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। क्या वो फॉरेन गुड्स को जो है बायकॉट करने वाले थे, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था। या ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, क्या समाजवाद का या सोशलिज्म का जो है बढ़ावा हो गया था, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बारे में है। तो वो किससे नाराज होंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट से नाराज होंगे, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट से नाराज होंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो किसके नजदीक थे? कांग्रेस के नजदीक थे। इसलिए उन्होंने, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इसलिए कांग्रेस के नजदीक होने के कारण ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिए थे। क्यों भाई? कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कुछ मूवमेंट्स को में सपोर्ट कर रहे थे, रोल उनका बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली रूप से उनको क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे। अब कोई दूसरा कोई हेल्प कर रहा है ना, तो क्यों आप जो है उसको सपोर्ट करोगे, है ना। समझिए कि आपका कोई जो है दुश्मन है और वो किसी से मिला हुआ है, तो क्या आप उससे उसके मूवमेंट में शामिल हो गए या उसके मूवमेंट को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। सिंपल सी भाषा में यहाँ भी वही कंडीशन है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स इसलिए सपोर्ट नहीं किए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग इसलिए नहीं लिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो किसके नजदीक थे? कांग्रेस के नजदीक थे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन क्रॉनिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बोला जाए कि ये जो घटनाएं दी हुई है, ये 4 घटना है, 1 2 3 4, ये है ना, इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है कि सबसे पहले कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी ऐसी घटना है जो सबसे पहले हुआ है, उसी के मुताबिक जो है अरेंज करना है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ध्यान रखिए 1923 में हुआ था, है ना। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, अभी पिछले पढ़ा है ना। लाहौर सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। (1929) में हुआ था, है ना। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? है ना, गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, कब हुआ था? ये 1930 में हुआ है। किसने बनाया था? BR अंबेडकर ने बनाया था, ध्यान रखिएगा, है ना, BR अंबेडकर ने बनाया था। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, लाहौर सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929। ध्यान रखिएगा 1929।
में जो आईएनसी का जो सेशन हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा, इसी सेशन में जो है पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था, फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, है ना। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का जो है ये कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का फाउंडर कौन थे? किसने गठन किया था? बी.आर. अंबेडकर ने किया था। तो देखिए, अब इन चारों में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? ये है 23, ये है 29, ये है 31 और ये है 30। तो सबसे पहले तो 23 हुआ, तो पहला जो है फर्स्ट में आएगा। देखिए, फर्स्ट यहां भी है, सबसे पहले फर्स्ट यहां भी है। अब देखिए 23 हो गया, उसके बाद 29, तब 30, तब 31, मतलब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थ्री, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये क्रॉनिकल ऑर्डर्स का सही जो है वे में अरेंजमेंट किया गया है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी सबसे पहले हुआ, है ना, तो पहला नंबर पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जो है सेकंड। तो उसके बाद से यहाँ पे सेकंड है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेकंड है, पहले फर्स्ट, यहाँ भी दोनों कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और फर्स्ट। और उसके बाद जो है इसमें थर्ड है, और इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी में सेकंड है। तो यही दोनों में से कोई एक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग रोट वंदे मातरम? अब बताइए, वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया? क्या वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया? क्या वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया? क्या वो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया? सही आंसर बताइए। देखिए, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जिसको बोलते हैं, उनको चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम जो है किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया, क्यों आया था, क्वेश्चन यह है आपका। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन जो है इसका गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन, है ना, 1928 में आया था। तो क्यों आया था भाई? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से, टू कंट्रोल द कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सिटीज। क्या वो जो कैंपेन चल रही थी, जो आंदोलन चल रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए आया था साइमन कमीशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल करने के लिए नहीं आया था। टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रिटिश, क्या किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए आया था? बिल्कुल नहीं। टू इनिशिएट साल्ट लॉ इन इंडिया, क्या नमक कानून की शुरुआत करने के लिए जो है साल्ट लॉ से रिलेटेड के लिए आया था? बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट है, टू सजेस्ट चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। देखिए, ब्रिटिश किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसमें बदलाव, जिस तरीके से काम कर रहे थे, जो फंक्शनिंग की जा रही थी ब्रिटिश के द्वारा, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए आए, वो यहाँ पे आए थे। तो इसका सही आंसर क्या है कि टू सजेस्ट चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। सजेशन देने के लिए आए थे कि जिस तरीके से जो फंक्शनिंग किया जा रहा है
इंडिया में, उसमें क्या लाया जाए, कुछ बदलाव लाया जाए, कुछ चेंजेस लाया जाए। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्टेन इवेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ घटनाएं दी गई है, चूज द अप्रोप्रिएट क्रॉनिकल ऑर्डर, फिर से आ गया क्या, क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, है ना, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसी घटना के अनुसार जो है सबसे पहले अरेंज करना है। तो देखिए, कमिंग ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया, अभी बताए थे कि साइमन कमीशन कब भारत आया था, अभी बताए थे 1928 में आया था, लेकिन फॉर्मेशन कब हुआ था, 27 में हुआ था। फॉर्मेशन कब हुआ था, 27 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था, वो आया था 1928 में। अब दिखाइए, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी। अब पूर्ण स्वराज का डिमांड जो है लाहौर सेशन में हुआ था। ये कब हुआ था, ये पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन, पहले ध्यान में रखिएगा कि लाहौर सेशन कब हुआ था, तो लाहौर का सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था, वो था आपका 1929। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है, तो दिया हुआ कि 1919 का जो कानून बना था। और चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, अपने बिहार में हुआ था, है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन सी घटना हुआ, ये है 1917, ये है 1919, ये है 1929, ये है 1928। तो सबसे पहले घटना कौन सा हुआ, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए सबसे पहले फोर कौन किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 डी में जो है आपका 4 सबसे पहले है ना। 17 के बाद 19 आ रहा है, तो 19 4 के बाद 3 है, बिल्कुल 3 है ना। और 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए 3 के बाद 1 है, उसके बाद 2, एक जो बच गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग को इतना नहीं देखना है, चारों ऑप्शंस को अब नहीं मिलाना है। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर 4, ये जो डी है आपका, ये 4 वाला जो है, तो 4 वाला सबसे पहले हुआ है। तो ऑप्शन में कहीं पे भी देखिए, तो ऑप्शन में कहीं भी ये देखिए तो ये था कि 4 है, बस एक ही ऑप्शन में न था, ऑप्शन नंबर डी में था सिर्फ 4, सबसे पहले 4 आना चाहिए। और कहीं भी ऑप्शन में है ये 3 है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये 1 है, बिल्कुल नहीं होगा, ये 2 है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग को टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, कि जैसे ही नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले 4 है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगाकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द नोवेल आनंद मठ। देखिए आनंद मठ के वो जो नोवेल है आनंद मठ, इसके ऑथर कौन हैं, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिए आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, अभी पढ़े थे, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, है ना। तो आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which one of the following aspects was common between writings of B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी। देखिए बोला जा रहा है कि B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी के राइटिंग्स में, है ना, B.R. अम्बेडकर ने भी कुछ लिखा और E.V. रामास्वामी ने भी कुछ लिखा, उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा चीज जो है जो कॉमन था, ऐसी कौन सी चीज है जो अंबेडकर और रामास्वामी का जो है जो राइटिंग्स है वो मिलता जुलता है। क्या उन्होंने दोनों ने लिखा है किसके बारे में, कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में, या उन दोनों ने क्या किया था, हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो एक्सपीरियंस रहा हो उन उसके बारे में जो है ये घटनाओं के बारे में हाईलाइट किए थे, दोनों ने हाईलाइट किया था, या रेज्ड अवेयरनेस
अबाउट कल्चरल हेरिटेज, क्या उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया? दोनों ने अवेयरनेस क्रिएट करने का जो है जिम्मेदारी ली थी। इस और ऑप्शन नंबर डी है मोटिवेटेड इंडियंस फॉर दियर फ्रीडम, या दोनों ने, ऐसी कौन सी घटना है जो दोनों में कॉमन है? क्या उन्होंने लोगों को में इंडियंस के लोगों में जो है उनको मोटिवेट किया था? क्या उन्होंने मोटिवेट किया कि अपनी आज़ादी लेकर रहो, अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने मोटिवेट किया था? तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, जो दोनों के बारे में सही है? दोनों ने लिखा है कुछ ना कुछ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी। दोनों ने किसके बारे में लिखा है? कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है इसके बारे में दोनों ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? अभी बताया था हमने, एओ ह्यूम बना थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। ध्यान रखिएगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। फाउंडर एओ ह्यूम थे। साथ में फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए, है ना, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना। तो हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Where did Mahatma Gandhi started his famous Salt March on 12th मार्च 1930? देखिए बोला जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा ये जो साल्ट मार्च स्टार्ट किया गया था, साल्ट मार्च जो है स्टार्ट किया गया था 12 मार्च को, जो स्टार्ट किया गया था 1930 में, वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? याद रखिएगा, साल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, और वो पहुंचे कब थे? वो पहुंचे थे 6 अप्रैल को, है ना, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल को वो पहुंचे थे। और कितने वॉलेंटियर्स थे गांधी जी के? कितने वॉलेंटियर्स थे? वॉलेंटियर्स की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा कि 78 वॉलेंटियर्स थे। और कितनी डिस्टेंस जो है उन्होंने तय किया था? उन्होंने 240 माइल्स डिस्टेंस को कवर किया था, है ना। तो कहाँ से किया था? और किया था उन्होंने साबरमती से कहाँ? डांडी तक, है ना। तो बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो फेमस मार्च स्टार्ट किया गया था, साल्ट मार्च, जो 12 मार्च को स्टार्ट किया गया था, वो कहाँ से किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट इम्पोज करने का, रॉलेट एक्ट कानून बनाने का पर्पस क्या था, मकसद क्या था? ऑप्शन नंबर ए, द रॉलेट एक्ट फॉरबेड द इंडियंस क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या रॉलेट एक्ट के तहत जो है इंडियंस को वो रोक लगाता था कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो भाग नहीं ले सकते थे? क्या ये था वो रॉलेट एक्ट के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। द रॉलेट एक्ट हैड डिनाइड इंडियंस द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या रॉलेट एक्ट के तहत जो है इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स जो है छीन रहा था? बिल्कुल नहीं। और द रॉलेट एक्ट इम्पोज्ड एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियंस हु वर ऑलरेडी ग्रोनिंग अंडर द बर्डन ऑफ टैक्सेस। क्या रॉलेट एक्ट के तहत यह था कि और भी टैक्सेस का क्या कर देना है? लगाना है, और भी टैक्स इम्पोज करना है। और साथ में ऑप्शन नंबर डी में है आपका क्या? द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्राइजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही। रॉलेट एक्ट के तहत यही तो था कि किसी भी पर्सन्स को वो डिटेन कर सकते थे और 2 सालों तक बिना जो है ट्रायल का वो रख सकते थे। रॉलेट एक्ट के तहत यही थी।
तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल डैश फेयर। बोला जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस दौरान जो है एक फेयर लगा हुआ था। किस चीज का वो फेयर था, किस चीज का मेला था? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, है ना, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने क्या किया था? ऑर्डर दिया था ओपन फायर का, है ना। अब ध्यान रखिएगा, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब घटना घटी थी उस समय कौन सा मेला लगा था? उस समय बैसाखी का जो है मेला लगा हुआ था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर ट्रू? बोला जाए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। बोला कि क्या इंपोर्ट्स जो है, जो फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट्स था वो 1921 और 1922 के बीच में क्या हो गया? हाफ हो गया। क्या ये सही आंसर है? या इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बोला कि क्या बहुत सारे जगहों पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज कर दिया क्या? टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। क्या विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का जो है वो ट्रेड करने से रिफ्यूज कर गए थे। या ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। क्या प्रोडक्शन जो है इंडियन टेक्सटाइल का, कपड़ा उद्योग का, उसमें जो है उस प्रोडक्शन में जो है भारी जो है बढ़ोतरी हुई थी? या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, आप जब एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे बच्चों, तो ये सारी घटनाएं जो उसमें लिखा हुआ है, ये तो इसका मतलब यह हुआ कि सारा स्टेटमेंट जो है क्या है? सही दिया हुआ है कि 1921 और 1922 में जो है इंपोर्ट्स, फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट्स था वो क्या हुआ था? हाफ हो गया था, आधा हो गया था, है ना। उसके बाद बहुत सारे जगहों पे क्या हुआ कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने से इनकार कर दिए थे। अब इनकार कर दिए तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन गुड्स आ नहीं रहा है, फॉरेन क्लॉथ्स आ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इंडियन टेक्सटाइल जो है मिल्स, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो है क्या होगा? उसका प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सारी घटनाएं क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महात्मा गांधी रीच डांडी ऑन। बोला जाए कि महात्मा गांधी जो है डांडी कब पहुंचे थे? अभी बताया था हमने कि महात्मा गांधी डांडी जो है कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को पहुंचे थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, साल्ट मार्च, है ना, ध्यान रखिएगा, साल्ट मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को यह स्टार्ट हुआ, है ना। और कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए, है ना। कितना डिस्टेंस तय किया था? 240 माइल्स जो है वो डिस्टेंस को वो कवर किए थे, 240 माइल्स को। साथ में यह भी था कि गांधी जी के साथ कितने वॉलंटियर्स थे? तो वॉलंटियर्स की बात करेगा तो वो 78 वॉलंटियर्स थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये बच्चों आज का इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं, इन विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग पास द लाहौर रिजोल्यूशन। बोलेगा कि इन विच ईयर, किस साल में, किस ईयर में जो है मुस्लिम लीग ने, अभी पढ़ा था आपने मुस्लिम लीग, कब बना था? 1906 में, है ना, पढ़ा था ना।
तो बोला जाए कि मुस्लिम लीग ने लाहौर रिजोल्यूशन जो है कब पास किया। लाहौर रिजोल्यूशन को और किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। लाहौर रिजोल्यूशन को जो है ध्यान रखिएगा कि लाहौर रिजोल्यूशन को जो है किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अलग पाकिस्तान का डिमांड रखा गया था। किस साल में, किस ईयर में जो है अलग पाकिस्तान, लाहौर रिजोल्यूशन पास किया गया, अलग पाकिस्तान का डिमांड जो है रखा गया था, है ना। अलग पाकिस्तान का जो है डिमांड रखा गया था। क्या वो 1906, क्या वो 1929, 1940 या 1947? देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। पिछले वीडियो में बताया, इसी वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चंस में। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, है ना, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, है ना। प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। 1947 में तो हमें आज़ादी मिल गई, तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 1940 में जो है अलग पाकिस्तान का, एक अलग देश का जो है डिमांड किया गया था, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 1940, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्वेश्चंस जो है पसंद आया होगा। और ये सारे क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो जो 20 से 25 के बीच में पूछा हुआ है बेटा। आप लोग 2020 से 25 के बीच में जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से किए गए हैं, जो पूछे गए हैं, है ना, 2020 से 25 के बीच में, ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, वही है। और एग्जैक्टली आप अगर क्वेश्चंस का जो है PDF होगा, आप cbse.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को मिलाकर देखिए कि क्या ये क्वेश्चंस वो टैली करता है या नहीं करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।